वेलकम एवरीवन गाइस। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इससे पहले इसी सीरीज का फर्स्ट पार्ट आया था जिसका नाम जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ है, जो कि 2008 में आई थी। उस मूवी के लास्ट में हमने देखा था कि कैसे शॉन को एक बुक गिफ्ट में मिली थी और उस बुक का नाम द मिस्टीरियस आइलैंड था। उस बात को तकरीबन 4 साल बीत चुके थे और शॉन के साथ में ही ये सेकेंड मूवी कंटिन्यू होती है। शॉन यहाँ पे कुछ रूल्स तोड़ता हुआ एक जगह से भाग रहा था। पुलिस वाले शॉन के पीछे पीछे थे। एक स्विमिंग पूल में कूदने के बाद शॉन को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जहाँ पे शॉन के स्टेप फादर हैंक आते हैं। हैंक असल के अंदर एक आर्मी का एक्स मैन था। शॉन और हैंक की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। शॉन को अभी भी अपने फादर मैक्स की ही याद आती थी और वो हैंक को उसकी बराबरी नहीं दे सकता था। शॉन से बात करने के लिए हैंक जब कमरे के अंदर आता है तो वो एक लेटर को देखता है। हैंक उसे देखते ही पहचान जाता है कि इस लेटर को तो कोडिंग करने की जरूरत है। इसी कारण शॉन कहता है कि अगर आपको इतना ही कोडिंग करने का शौक है तो बताइए इसके अंदर क्या लिखा है। लेकिन हैंक कहता है इससे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम आखिर सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर पे क्यों गए थे। तब शॉन यहाँ पे बताता है कि मुझे एक रेडियो से सिग्नल मिले थे और मैं अपने घर में बैठ के उन सिग्नल्स को डिकोड नहीं कर पा रहा था। मुझे काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत थी। तब हैंक कहता है कि इसी कारण तुम सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर पे गए थे और आखिर तुम्हें ये सिग्नल किसने भेजे हैं। शॉन कहता है कि पहले आप इन्हें पढ़ के बताइए। हैन उन कोड को डिकोड करता है जिसमें लिखा था कि वो आइलैंड सच में है, तुम्हें उस आइलैंड पे आना पड़ेगा शॉन। और इसी के साथ में काफी सारे हिंट्स थे कि उस आइलैंड तक कैसे पहुंचा जा सकता है। शॉन उस पूरे मैसेज को पढ़ के बहुत एक्साइटेड होता है और उसके बाद हैंक को कहता है कि ये सिग्नल्स उसके ग्रैंडफादर अलेक्जेंडर एंडरसन ने भेजे हैं, जो कि 2 साल से गायब है। वो पिछले 30 साल से इस मिस्ट्री आइलैंड के बारे में खोज कर रहे हैं और शायद उन्हें वो आइलैंड मिल चुका है। हैंक कहता है कि आर्मी के अंदर डिकोड करने के अंदर मुझे काफी सारे प्राइजेस भी मिल चुके हैं, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। शॉन और हैंक दोनों मिलकर कई सारे ऑथर्स की बुक को एक साथ लाते हैं और इन तीनों बुक्स के अंदर ही एक मिस्ट्री आइलैंड के बारे में कह रखा था, बट इन तीनों के अंदर मैप्स अलग अलग थे। हैंक जब इन तीनों के मैप को एक साथ लगाता है तो उन्हें मिस्ट्री आइलैंड के बारे में पता चल जाता है। ये आइलैंड पलाव के अंदर था। शॉन वहाँ पे अकेला जाना चाहता था। हैंक उसे जाने से मना करता है, लेकिन शॉन कहता है कि मैं वहाँ पे अकेला जाके ही रहूंगा। हैंक यहाँ पे शॉन की मॉम से बात करता है और कहता है कि अगर हम दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा रखना है तो शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद हैंक शॉन को अपने साथ में पलाव ले आता है। इन दोनों को अब उस आइलैंड को ढूंढना था जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता था। शॉन जिसको भी उस आइलैंड के बारे में बताता तो कोई भी वहाँ जाने से मना कर देता, क्योंकि उस आइलैंड पे जाने से पहले बीच के रास्ते में काफी ज्यादा तेज तूफानों का सामना करना पड़ता है। लेकिन $1000 सुन के गबाटो नाम का आदमी उन्हें राइड देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पे गबाटो की बेटी काइलानी आती है और वो कहती है कि अगर इन दोनों को उस आइलैंड तक पहुंचना है तो ये अच्छे खासे पैसे भी देंगे और वो $3000 की मांग करती है। हैंक के पास में कोई ऑप्शन नहीं था और वो शॉन की बात मानते हुए $3000 में राइड तय करते हैं। शॉन काइलानी को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस था और उससे बात करने के लिए वो उसे इम्प्रेस करता रहता है। हैंक को पहले ही पता था कि आगे जाने के बाद इन्हें कोई आइलैंड नहीं मिलेगा, लेकिन देखते ही देखते आगे एक टॉर्नेडो आने लगता है। शॉन कहता है कि जूल्स के बुक के अकॉर्डिंग हमें इस टॉर्नेडो के अंदर से ही होके जाना पड़ेगा और उसके बाद ही बवंडर हमें सीधा उस मिस्ट्री आइलैंड पे ले जाएगा। हैंक कहता है गबाटो को कि अभी के अभी यहाँ से इस चॉपर को मोड़ो, हमें फिर से घर जाना है। लेकिन गबाटो कहता है कि अब मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा है इस प्लेन के ऊपर, अब तो हमारा मरना तय ही है। जिसके बाद ये पूरा चॉपर क्रैश हो जाता है और ये चारों आके एक मिस्ट्री आइलैंड पे गिरते हैं। अब शॉन सबको कहता है कि क्या आप लोगों को बिलीव हो चुका है कि ऐसा भी कोई आइलैंड एग्जिस्ट करता है। उन पत्थरों के अंदर से एक गुफा दिखाई देती है। जब चारों उस गुफा के बाहर निकलते हैं तो इनकी आंखों के सामने बहुत ही सुंदर एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। ये जगह एक लिलीपुट सिटी जैसी दिखाई देती है, क्योंकि जूल्स की बुक में लिखा था कि हर एक बड़ा जानवर छोटा दिखाई देता है और एक छोटा जानवर हद से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। यहाँ की बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा बड़ी थी और बड़े बड़े एलिफेंट बिल्कुल छोटे से टॉयज जैसे दिखाई दे रहे थे। सामने पहाड़ियों से आते हुए धुएं को देखते हुए शॉन बताता है कि इस धुएं का कारण सिर्फ और सिर्फ उसके ग्रैंडफादर हो सकते हैं। शॉन अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और बाकी सबको भी उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ता है। आगे जाने के बाद इन्हें लगता है कि इनके पैरों के नीचे बड़े बड़े से चट्टान है या बड़े बड़े से पत्थर है, लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर नहीं थे बल्कि जाइंट लिजार्ड के एग्स थे। गबाटो के पैर के नीचे जो एग था उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और वो उसी के अंदर गिर जाता है और उस अंडे के अंदर एक बेबी लिजार्ड उस पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी वहाँ से सभी भागने लगते हैं। जिसके बाद वो बड़ी सी जाइंट लिजार्ड भी नींद से उठ जाती है और इन सभी का पीछा करने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये इस छिपकली से बच के कहीं नहीं भाग पाते, तभी इस छिपकली के ऊपर अटैक होता है और बड़े बड़े से ट्रीज आके इसे लगते हैं। इन सब की जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि एंडरसन था, यानी कि शॉन के ग्रैंडफादर, जो कि इन सभी का वेलकम करते हैं। शॉन अपने ग्रैंडफादर से मिलके बहुत खुश होता है, लेकिन एंडरसन हैंक से मिलके बिल्कुल खुश नहीं थे। एंडरसन इन सभी को अपने साथ अपने ट्री हाउस में ले जाता है जहाँ पे हर तरह की चीज थी। 2 साल से एंडरसन इसी जगह पे रह रहा था, इसी कारण इस मिस्ट्री आइलैंड की छोटी सी छोटी चीज के बारे में जानता था। एंडरसन जिस शिप के अंदर यहाँ पे पहुंचा था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और उसी के बचे हुए टुकड़ों से उसने रेडियो बनाया था और शॉन को सिग्नल भेजे थे। हैंक कहता है कि उन्हीं सिग्नल्स को हम यूज करके यहाँ पे मदद मंगा सकते हैं। तब एंडरसन कहता है कि उस सिग्नल को पाने के लिए हमें 2 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा, तब तक हम इसी जगह पे रह सकते हैं और उससे पहले हम सभी कल एक नई
सेंचुरी को देखने के लिए जाएंगे। शॉन कायलानी को पसंद करता था, इसी कारण उसके स्टेप फादर हैंक कायलानी को इम्प्रेस करने के लिए शॉन को अलग अलग आइडियाज देने लगते हैं। एंडरसन को फॉलो करते हुए ये सभी अपनी आंखों के सामने अटलांटिस सेंचुरी देखते हैं। सभी को मालूम था कि अटलांटिस शहर डूब चुका है, लेकिन आखिर ये इतना सुंदर शहर वापस से कैसे यहाँ आया। तब एंडरसन एक्सप्लेन करता है कि ये एक ऐसा आइलैंड है जो कि 70 सालों तक पानी के अंदर डूबा रहता है और 70 सालों तक जमीन के ऊपर आ जाता है। इसी कारण आज हम इस अटलांटिस शहर के ऊपर खड़े हैं। शॉन जूल्स की बुक के अकॉर्डिंग सारी चीजों को देखने लगता है और उसे लगता है कि यहाँ पे कैप्टन नीमो की समाधि भी होगी और साथ ही साथ नॉटिलस सबमरीन भी होगा। हैंक वहाँ पे इकट्ठे पानी को टेस्ट करके बताता है कि ये खारा पानी है जो कि समुद्र का है। कि हैंक की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये पूरा आइलैंड 2 से 3 दिन के अंदर डूबने वाला है। एंडरसन कहता है कि अब तक की मेरी सारी रिसर्च से मैं कह सकता हूँ कि अभी इस आइलैंड को डूबने में 14 साल है। तब हैंक इस बात पे अड़ जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। आप लोगों को आइलैंड देखना था, आप लोगों ने वो ढूंढ लिया और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जूल्स की बुक के अकॉर्डिंग कैप्टन नीमो की समाधि भी इनके आसपास ही होनी चाहिए। शॉन को मिलने पे वो इसके अंदर नहीं जा पाता क्योंकि ये सुरंग बहुत ही छोटी थी। इसी कारण कायलानी उस सुरंग से नीचे जाती है जहाँ पे उसे कैप्टन नीमो दिखाई देते हैं जो कि एक स्केलेटन में बदल चुके हैं। उन्हीं के बुक के अंदर एक नॉटिलस सबमरीन के बारे में लिखा हुआ होगा, लेकिन इस बुक को लेते ही यहाँ पे अर्थक्वेक आने लगता है और इस बुक के अकॉर्डिंग के रास्ते से इन्हें पता चलता है कि इनके पास 2 ऑप्शन है। अगर ये लोग किनारे किनारे से जाएंगे तो इन्हें वहाँ जाने में काफी दिन लग जाएंगे और अगर ये इस आइलैंड के बीच में से होके जाते हैं तो कम समय तो लगेगा, लेकिन बड़े बड़े जानवरों से इनका सामना जरूर हो सकता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें कई अलग अलग चीजें दिखाई देती है, बड़ी बड़ी चींटियों के साथ में अलग अलग तरह के पेड़ भी। ये सभी एक जगह जाके रुक जाते हैं क्योंकि इनके सामने बहुत बड़े बड़े माउंटेन थे जिसके ऊपर ये कभी नहीं चढ़ सकते थे। तभी एंडरसन एक मधुमक्खी से लिफ्ट लेता है और उसी के ऊपर बैठ के उड़ने लगता है। हैंक ये काम कभी नहीं करने वाला था, उसे बहुत डर लगता है कि आखिर वो मधुमक्खियों के ऊपर कैसे बैठ सकता है। तभी वहाँ पे शॉन कायलानी के साथ एक और मधुमक्खी के ऊपर उड़ जाता है। अब हैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसके बाद वो गबैटो के साथ में एक मधुमक्खी पे बैठ जाता है। ये मधुमक्खियाँ उड़ के इन्हें बहुत बड़े ग्राउंड से होते हुए आगे तक भी ले जाती है। तभी इनके ऊपर एक बहुत बड़ी चिड़िया आती है और चिड़िया इन मधुमक्खियों को ही खाती थी। इसी कारण ये सारे के सारे फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन चिड़िया ने इन मधुमक्खियों का पीछा नहीं छोड़ा था। हैंक यहाँ पे एक गेम खेलता है। वो शॉन को कहता है कि तुम दूसरी तरफ से आओ। एक तरफ से हैंक अपने मधुमक्खी पे बैठ के आता है, वहीं दूसरी तरफ से शॉन आता है। ये दोनों अपनी मधुमक्खियों को ऊपर कर लेते हैं और पास आती हुई चिड़िया एक दूसरे से टकरा जाती है, लेकिन शॉन के साथ कायलानी जो बैठी थी ऊपर ऊंचाई पे जाने के बाद वो नीचे गिर जाती है। शॉन फटाफट से नीचे जाके कायलानी को बचा तो लेता है, लेकिन खुद आगे जाके गिर जाता है, जिसके कारण शॉन के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और इन्हें रात में यहीं रुकना पड़ता है। हैंक शॉन की बहुत मदद करता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए ये लोग रात में गाना भी गाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गबैटो को लगता है कि कायलानी का फ्यूचर उसके साथ नहीं है, बल्कि उसे बड़े शहर में जाना चाहिए, अच्छे कॉलेज में स्टडीज करनी चाहिए। तो कायलानी कहती है कि हम लोगों के पास में इतने पैसे नहीं है और शॉन तो जल्द ही शहर में चला जाएगा, तो इससे अच्छा होगा कि मैं उससे कम बात करूं और हम दोनों एक साथ में बहुत खुश हैं। गबैटो कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाऊंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में गबैटो रात में ही उठ के वहाँ से चला जाता है क्योंकि इस मिस्ट्री आइलैंड पे एक ऐसा वॉल्केनो था जिसका पूरा माउंटेन गोल्ड से बना हुआ था और उसमें से निकलने वाला लावा गोल्ड था। अगली सुबह जब हैंक उठता है तो उसे हर जगह पानी पानी मिलता है। तब वो सभी को बताता है कि ये आइलैंड 2-3 दिन में नहीं बल्कि 2-3 घंटों में डूबने वाला है और हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। कायलानी अपने फादर को ढूंढती है और इन सबको पता चलता है कि गबैटो सोना लेने के लिए गया है। कायलानी आगे जाने की बजाय अपने फादर को ढूंढने के लिए जाती है। शॉन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर था, इसी कारण एंडरसन कहता है कि कायलानी के साथ मैं जाऊंगा। शॉन और हैंक जाएंगे नॉटिलस को ढूंढने के लिए। यहाँ पे गबैटो को सोने का एक स्टोन मिलता है, लेकिन असल के अंदर ये एक बहुत बड़ा पत्थर होता है। शॉन और हैंक जिस जगह पे पहुंचते हैं उसी जगह पे नॉटिलस सबमरीन को होना चाहिए था, लेकिन पानी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो सबमरीन अंदर तक डूब चुकी है। कायलानी अपने फादर को ढूंढ चुकी थी और उन्हें कहती है कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपके साथ ज्यादा खुश हूँ, ना कि अगर आप मुझे शहर भेज देंगे तो इस चीज में खुश हूँ, आप हमारे साथ वापस चलिए। इधर शॉन और हैंक को पानी के अंदर कूदना था और अंदर जाने के बाद सबमरीन को स्टार्ट करना था। इन्हें अंदर जाने के बाद सबमरीन तो दिखाई दे देती है, लेकिन ये उसका दरवाजा नहीं खोल पाते। यहीं पे कायलानी, एंडरसन और गबैटो भी अपना रास्ता भूल जाते हैं। इधर जब शॉन और हैंक पानी के अंदर काफी देर से थे और इनकी ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही थी कि तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी ईल फिश आती है जो कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उनके ऊपर अटैक करने वाली थी। तभी सबमरीन का दरवाजा खुलता है और ये अंदर चले जाते हैं। शॉन एक बटन प्रेस करके इसके पूरे पानी को खाली करता है। अंदर जाने के बाद ये पूरा सिस्टम ऑन करने की कोशिश भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रास्ता भटकने पे एंडरसन कहता है कि मकड़ियां जहाँ जाला बनाती है उस डायरेक्शन से हमें अपोजिट जाना है। तभी इनके ऊपर एक बड़ी सी स्पाइडर थी और ये अपना डायरेक्शन बदल देते हैं। हैंक यहाँ पे सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन पिछले 140 ईयर से बंद होने के कारण इंजन बंद पड़ गया था। उसे एक बड़े से स्पार्कल की जरूरत थी और ये बड़ा सा 1000 वॉट का झटका इन्हें ये ईल फिश दे सकती थी। ये मिस्ट्री आइलैंड जल्द ही डूबने वाला था, इसी कारण तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और किनारे पे आने के बाद भी इन्हें सबमरीन नहीं दिखाई देती है। यहाँ पे शॉन
अंदर था और वो ईल फिश को ढूंढ रहा था। वहीं पे हैंक एक बड़ा सा एरो लेके खड़ा था, साथ ही साथ उसमें वायर अटैच था ताकि वो ईल फिश के ऊपर अटैक करके उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी से हजारों वॉट आने से ये पूरा सबमरीन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो ईल फिश आती है तभी हैंक अपना एरो फेंकता है और उस 1000 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी से ये सबमरीन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ गबैटो, काइलानी और एंडरसन जिस माउंटेन के ऊपर खड़े थे वो भी अब पूरी तरीके से टूट चुका था और ये उनका आखिरी वक्त था। आगे से आने वाला पत्थर इनके ऊपर गिरता इससे पहले ये खुद ही कूद जाते हैं, लेकिन पानी में गिर के डूबने से पहले शॉन और हैंक इन लोगों की जान बचा लेते हैं। ये तीनों सबमरीन के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन इनके सामने अभी भी बहुत सारी मुसीबतें थी क्योंकि ये आइलैंड डूबने के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें भी इनके सामने आ रही थी और अगर सबमरीन से टकरा गई तो ये सारे के सारे डूब के यहीं पे मर जाएंगे। हैंक अब इस सबमरीन को चलाने का काम गबैटो को देता है और खुद जाके एक बड़ी सी मिसाइल को लॉन्च करता है। वो मिसाइल लॉन्च होने के बाद एक बड़ी सी चट्टान से टकरा जाती है और उसके टुकड़े होने के बाद ये नॉटिलस आराम से यहाँ से निकल जाती है। फाइनली अब काइलानी भी शॉन से बहुत इम्प्रेस थी क्योंकि उसकी फ्रैक्चर होने के बाद में भी उसने इन सभी की जान बचाई थी और शॉन और हैंक का भी रिलेशन बहुत अच्छा हो चुका था। जिसके बाद सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है गबैटो के पास में। इतने हजारों साल पुरानी जो सबमरीन थी उसकी अच्छी खासी बोली लग चुकी थी और अब गबैटो इस आइलैंड का वन एंड ओनली गाइड बन चुका था जो कि इतनी बड़ी सबमरीन के अंदर सभी को उस आइलैंड तक लेके जाया करता था। इससे मिलने वाले पैसों से काइलानी भी अब शॉन के सिटी में पहुंच चुकी थी और अच्छे कॉलेज में पढ़ने लगी थी। इस दिन शॉन का बर्थडे था। काइलानी तो साथ थी ही थी, उसके ग्रैंडफादर एंडरसन खुद शॉन से मिलने के लिए आए थे। इस बार एंडरसन शॉन को बर्थडे पे एक और न्यू बुक देता है जिसका नाम था जर्नी अर्थ टू द मून, यानी कि एंडरसन फैमिली अभी भी अपनी ट्रिप्स को कंटिन्यू रखना चाहती है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को ये मिस्ट्री आइलैंड मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।